दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो है फिजिक्स का पहला लेसन लेके आए हैं, जो कि आपका समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिजिक्स में, पहला लेसन आज से मैं लेके आया हूँ, बेसिक से बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टरी प्रश्न बनेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर देखिए पहला चैप्टर आपको नहीं समझ में आता, देखिए आपको कैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। है आपका समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान, देखिए पहला हेडिंग आपका क्या है, भौतिक विज्ञान। आप देख सकते हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे भौतिक विज्ञान होता क्या है, फिजिक्स होता क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक विज्ञान जो होता है, विज्ञान की वह शाखा है जो प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक चीज़ें क्या क्या हो सकता है, आप देखें कहेंगे प्राकृतिक, जैसे देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा इसमें, जैसे सूर्य क्यों चमकता है, ठीक है, जैसे सूर्य प्रकाश की रोशनी क्यों हमारे पास पहुंचता है, तो ये सभी चीज़ें, भूकंप क्यों आता है, वर्षा क्यों आता है, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे आंखों से दिखाई देती हैं। बहुत सारी चीज़ें वो प्राकृतिक आपदाएं, मतलब प्राकृतिक घटनाएं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स को जो है एकदम बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला मैंने हेडिंग क्या बताया, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स। फिजिक्स होता क्या है, तो मैंने बताया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया यांत्रिकी, उष्मा, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश, चुंबक, ये सभी क्या है, इसी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान हमारे चारों ओर हो रही है प्राकृतिक घटनाओं को समझने की सहायता करता है। मतलब भौतिक विज्ञान जो है हमारे चारों ओर जो आपदाएं हो रही हैं, वो घटनाएं हो रही हैं, उसी को हमें समझने की सहायता प्रदान करता है। वही आपका क्या है, भौतिक विज्ञान। कहने का मतलब भौतिक विज्ञान क्या है, आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखिए, अगला हेडिंग क्या है आपका, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो है भौतिक विज्ञान के जनक का नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन। यहाँ पे देख सकते हैं इनको, सर आइजैक न्यूटन नाम है इनका। जो यहाँ पे देखिए पेड़ से जो सेब गिरा था, तो यही आपका जो है खोज किए थे सर आइजैक न्यूटन, मतलब इनके जनक का नाम है। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब इनके भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक का नाम, ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इनको देख सकते हैं यहाँ पे, छीन सकते हैं, गैलीलियो गैलीली जो थे वो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक का नाम है, मतलब ये जो खोज किए थे। ठीक है, और शास्त्रीय भौतिक विज्ञान का जो है जनक का नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है E=mc² जो दिए थे। ठीक है, तो ये तीनों जो है मिलकर के भौतिक विज्ञान को जो है बनाया है। ठीक है, जागृत किया है, मतलब इन्हीं के द्वारा हम लोग जो है लिखी हुई किताबें जो है पढ़ते हैं, बताई गई बातों को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं और पढ़ाते भी हैं, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, तीनों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इन महान वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान के विकास के अमूल्य योगदान दिए गया है, मतलब दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर से आपका जो है पहला हेडिंग क्या है, लाइट, जो है प्रकाश। अब दोस्तों प्रकाश क्या होता है, देखिए सूर्य की प्रकाश जब हमारे आंख पे पड़ती है तो इसमें क्या होता है, दृश्य होता है। जब जैसे हमारे आंख में पड़ी, मतलब कहने का मतलब प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत या उत्साहित करता है, प्रकाश कहलाता है। मतलब प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत या उत्साहित करता है, प्रकाश कहलाता है। अब जागृत कैसे करता है दोस्तों, देखिए जब सूर्य की प्रकाश हमारे यहाँ पे, देखिए सूर्य की प्रकाश जो है यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, सूर्य की प्रकाश जो है हमारे आँख पे जब पड़ता है, तो यहाँ पे जब आँख पे पड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे सूर्य प्रकाश प्राप्त कर रही है ना, सूर्य प्रकाश प्राप्त कर रही है। हमारी आँख पर जब पड़ता है, प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है, तभी तो हमें पता चलता है, तब हमें वस्तु क्या है, परावर्तित करके हमें क्या है, वस्तु परावर्तित होकर प्रकाश आँख में पहुँचती है। अब देखो जब प्रकाश हमारे आँख में पहुँचती है तो हमें क्या करती है, परावर्तित करके दिखाई देती है वस्तुएं। जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, तो आप हमें ऐसे ही मत देख रहे हो कि हम देख रहे हैं, परावर्तित होकर के देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे अगर हमारे आँख इस फूल को देख रहा है तो वस्तु के परावर्तित प्रकाश, वस्तु से परावर्तित होकर जो है प्रकाश आँखों तक पहुँचती है, परावर्तित होकर पहुँचती है। जैसे हम ये सूर्य की रोशनी जो है हमारे आँख पे पड़ती है, तब जाके हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब कहेंगे सर एक ऐसा वस्तु ये होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं या हम बोर्ड को देख रहे हैं, तो ये जो है इसमें जो लाइट वगैरह जल रहा होगा, जरूरी नहीं सूर्य की प्रकाश हो, लाइट जो जलाते हैं विद्युत बल्ब वगैरह, ठीक है, तो ये चीज़ें आँख पे पड़ रही हैं, तभी तो हमें वस्तुएं दिखाई दे रही, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस प्रकार प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं और हम दृष्टि ज्ञान को जागृत होता है।
देखते हैं तभी जागृत होता है। ठीक है, आई होप आपको प्रकाश समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान मस्तिष्क को क्या करता है? जागृत या उत्साहित करता है। क्या कहलाएगा बेटा? प्रकाश कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग आपका क्या है? प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्सेस। ठीक है, अगला हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, प्रकाश के स्रोत दो होते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत, जिसको हम बोलते हैं मानव निर्मित। ठीक है, अब प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है वे प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है, उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। और वे प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है वे प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है उसे हम मानव निर्मित बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। और जो वे प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। जैसे देखो, सूर्य जो है मानव ने नहीं बनाया है। ठीक है, तारे भी मानव ने नहीं बनाया है, बिजली भी मानव, जो बिजली तो भाई बनाए हैं, बट ये कौन सी बिजली है? सूर्य के जो प्रकाश जो पड़ता है, चिर्री जो जिसको बोलते हैं, चिर्री जानते हो, चिर्री ना जो गिरता है, ठीक है, वो है ये। मतलब सोचना बिजली वाला नहीं है। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि बिजली वाला जो है हम मनुष्य ही बनाता है। ठीक है, बिजली मत समझिएगा। तो मैंने क्या बताया? प्राकृतिक स्रोत में वे प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है, मतलब मानव ने नहीं बनाया है, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका प्राकृतिक स्रोत कहलाएगा। जैसे मैंने बताया सूर्य हो सकता है, तारे भी हो सकता है, बिजली, कौन सा बिजली? जो गिरता है, चिर्री, उसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखो कृत्रिम स्रोत में जिसको मानव निर्मित बोलते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है उसे हम लोग कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे मैंने बताया मोमबत्ती अपने हाथ से मनुष्य ही बनाया है। ठीक है, और आपका विद्युत बल्ब जो घर में बल्ब जलता है, अब तो आपका 10 वाट आ गया, पहले का जो बल्ब है 100 वाट आता था। ठीक है, तो बल्ब बहुत सारा होता है। ट्यूबलाइट आप लोग जानते होंगे, ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट जो है आप लोग जानते होंगे, लगता है अब बहुत सारे शादी ब्याह में जो है ट्यूबलाइट ही लगाते हैं। ठीक है, हाइलोजन भी लगता है। तो ये सभी चीज़ें जो है मनुष्य ने बनाया है, तो क्या किसके अंतर्गत आएंगी? कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो प्रकाश स्रोतों से ही प्रकाश प्राप्त होता है तथा ये हम वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं। मतलब ये जो है वस्तुओं को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको प्राकृतिक और कृत्रिम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला आपका हेडिंग क्या है दोस्तों? प्रकाश के स्रोत, लाइट ऑफ सोर्सेस। इसके आधार पर प्रकाश निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। अभी आप तो पढ़ चुके हैं, बट इसमें है द्वितीय प्रकाश स्रोत, इसको हम बोलते हैं प्रद्युत प्रकाश स्रोत भी, प्रद्युत बोलते हैं, इसको हम प्रद्युत भी बोलते हैं, और अद्वित को अप्रद्युत प्रकाश भी स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग का नाम क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। मतलब इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम की कोई बात नहीं है। मतलब स्वयं मतलब होता है जो अपने से जले, मतलब चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम, दोनों। मतलब वे क्या कहलाएगा? आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब कहने का मतलब वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे मैंने बताया सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से विद्युत बल्ब आ गया? देखो बेटा, विद्युत बल्ब अपने से ही जलता है, इसमें लाइट आ जाएगी तो लगा रहेगा कनेक्शन, तो अपने आप जल जाएगा। बट यहाँ पे देखना समझना क्या है, मैंने क्या बताया आपको? वे प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है क्या कहलाएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। अब यहाँ पे सूर्य जो है ये भी हो सकता है, तारे भी हो सकता है, विद्युत बल्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी क्या है? आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब दूसरा जो है अदीप्त। अदीप्त को बोलते हैं अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी बोलते हैं इसको। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। अब कहने का मतलब देखो, ये जो दीप्त आदित्य है ये क्या करता है? जैसे देखो चंद्रमा है, चंद्रमा अपने से नहीं चलता है, सूर्य की जो है चंद्रमा अपने से नहीं चलेगा, क्योंकि दीप्त प्रकाश स्रोतों से, दीप्त मतलब यहाँ पे मैंने पढ़ चुका हूँ, दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। तो यहाँ से जब परावर्तित होता है तब जाके हमें प्रकाश दिखाई देता है, मतलब जो वस्तु दिखाई देता है वही आपको क्या कहलाएगा? आदित्य। कहने का मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश स्वयं बोल सकते हैं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, क्या कहलाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा? आपका अदीप्त प्रकाश। जिसमें मैंने बताया चंद्रमा, कांच, दर्पण, कागज आदि। तो ये दर्पण भी हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा? दर्पण में भी आपका क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी तो हमें वस्तु दिखाई देगी। आप कांच का गिलास भी ले सकते हैं और आपका कागज भी ले सकते हैं, चंद्रमा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दीप्त स्रोत जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत जो है
परावर्तित करके हमें दिखाई देती हैं। मतलब कहने का मतलब जो आदित्य प्रकाश स्रोत हैं ये परावर्तित होकर तब हमें दिखाई देती हैं और इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मैटर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आपका अगला हेडिंग क्या है? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही आता है। आपको बहुविकल्पी पूछेगा तो आप एक नंबर में पूछ लेता है, कहेगा प्रकाश की चाल क्या होता है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, विकल्प दे देगा। या आपको ऐसे पूछेगा इनके गुण जो है वर्णन कीजिए, तो आपको 6 गुण लिखना होता है। ठीक है, 6 गुण मैक्सिमम अधिकतम के लिए, क्योंकि अगर 6 नंबर पूछेगा 6 गुण लिखना पड़ता है, नहीं तो आपको बहुविकल्पी टाइप में करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न है। अब देखो प्रकाश के गुण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। पॉइंट 1 में क्या है मैंने बताया, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश स्वयं अदृश्य नहीं हो, मतलब अदृश्य नहीं होगा तभी तो हमें वस्तु दिखाई देगी। प्रकाश स्वयं से जलता है तभी तो हमें वस्तु दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया, इसके पहले ही बता दिया, प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में हमें सारी वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, अदृश्य मतलब स्वयं से जलती हैं तो हमें वस्तु दिखाई दे रही हैं। अगर हम आपको पढ़ा पा रहे हैं या आप पढ़ पा रहे हो तो किसके कारण, प्रकाश के कारण। प्रकाश क्यों है, क्योंकि अदृश्य है। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग पता चलता है प्रकाश है। अंधेरा होता है तो अंधेरे में पता चलता है, नहीं पता चलता है ना, उसमें अदृश्य नहीं होता। तो इसमें प्रकाश जब आप देख सकते हो, प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में सारी वस्तुएं दिखाई देता है। जैसे मान लो रूम अंधेरा है, ठीक है, रूम में कुछ भी नहीं है, रूम में बहुत सारा सामान है और रूम में क्या है, लाइट नहीं है। तो आप जब सामान खोजोगे तो कैसे खोजोगे, ऐसे से खोजोगे ना, ऐसे से जाके अंदाज लगाओगे ना, अंदाज से कि कहाँ पर रखना है, कैसे कहाँ नहीं। मतलब अगर कोई भी चीज़ लेना है, टेबल से उठाना है, तो आपको अंदाज तो ठीक है, अगर है ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे ऐसे ढूंढोगे ना, ऐसे ऐसे करके। तो वो क्या है, अदृश्य है। अदृश्य मतलब आपकी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो किस कारण दिखाई देती हैं, ये भैया प्रकाश के कारण। और प्रकाश क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। ये आपका पहला पॉइंट में है। पॉइंट 1 में आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। देखो ये जो टार्च दिख रहा है आपको ये टार्च दिख रहा होगा, ये टार्च जब इस पे जो टार्च जो है, इस पे जो लाइट मार रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये क्या होता है, सीधा जाता है ना एक सरल रेखा में। तो ये क्या है, एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। ठीक है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, अब पॉइंट 3 में क्या है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अब प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय, देखो ये आपका तरंगदैर्ध्य है, मान लो इसमें देखो ऐसे ऐसे चल रहा है और एक इस तरह से चल रहा है, समझ ही रही है। तो ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चल रहा है। ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये जो है ऐसे जो तीरी है, ये तीरी जो है सीधा वाला, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत चुम्बकीय क्या होता है, ऐसे जो फेरा लगा रहा है इसमें, तो ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये आपको तीसरा पॉइंट में आपको समझना है, लिखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रकाश की चाल होता है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में भी लगाने के लिए भी पूछ लेता है, या कोई एग्जाम में भी पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल क्या होता है, आपको भूलना नहीं है। कोई भी पूछे प्रकाश की चाल क्या होगा तो बता दीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में भी प्रश्न बनता है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। भैया दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, अब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य देखो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे उसमें 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता था, बट अब तो बढ़ गया है। तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होगा। इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपके प्रश्न में वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न में पूछ ले वहाँ पे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, बहुविकल्पी दे दे। पहला दे दे 2000 से 3000, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 5 से 6, 5000 से 6000, या 200 से 300। तो आपको कौन सा लगाना है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम नहीं दिया रहेगा तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तो आपको टिक करना रहेगा। अगर मान लो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम नहीं दिया रहेगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो उसको टिक मारना रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर जो है 6वां पॉइंट क्या है, चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का जो परावर्तित हो जाता है, मतलब चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे देखो ये आपका चिकना सतह है, मतलब ये क्या है, कलई किया गया हो, ये आपका ऊपर का क्या है, चिकना सतह है, तो इसमें जब प्रकाश पड़ रहा है तो ये परावर्तित हो रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका
चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे ये पर्वत जो है, इस पे देखिए यहाँ पे जल है, जल में जब इससे प्रकाश पड़ता है तो इससे क्या होता है, परावर्तित हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे ऊपर है, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जल है जैसे मान लो, तो ये देखो इसमें परावर्तित होकर देखो नीचे दिख रहा है ना, ये क्या हो, परावर्तित हो रहा है। तो चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसको बोलते हैं परावर्तित हो रहा है। ठीक है, चलिए, प्रकाश हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें देखने, जानने और समझने में सहायता करता है। मतलब ये जो प्रकाश होता है हमारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें देखने और जानने और समझने के लिए जो है सहायता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, चलिए, आई होप आपके सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाशित माध्यम, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाशित माध्यम क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश, मतलब जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, मतलब जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है ना, जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, क्या गुजरता है, प्रकाश। जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम लोग प्रकाशित माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरेगा, प्रकाश ही गुजरेगा। ये जो चीज गुजर रहा है यहाँ पे क्या गुजरेगा, प्रकाश ही गुजरेगा। ठीक है, तो क्या गुजरेगा, प्रकाश। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरेगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाशित माध्यम। अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकाश गुजरने के तरीका है। जैसे मान लो मैंने पहले बताया प्रकाश ये मतलब 3 प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकाशित माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब भैया ये जो गुजर रहा है पहले इसको समझ लेना। मतलब प्रकाशित माध्यम क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है। अब जैसे मान लो ये जो है लाइट है, अब लाइट से प्रकाश गुजरेगा, प्रकाश गुजरेगा तभी तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश जब गुजरेगा तो वही जिन माध्यमों से गुजर रहा है वही आपका, देखिए यहाँ पे टार्च है, तो टार्च जो है इसमें लाइट आ रहा है, टार्च लाइट मतलब जो बत्ती जल रहा है इसका, तो ये क्या है, गुजर रहा है ना। तो यही जो गुजरने वाली सतह है यही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाशित माध्यम। मतलब प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरेगा वही आपका प्रकाशित माध्यम कहलाएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, और पारभाषक माध्यम ट्रांसलूसेंट मीडियम, और अपारदर्शक मतलब ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, अब देखो पहला जो है आपका पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें हम लोग पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच आदि। मतलब जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर जाता है, कितना गुजर जाता है, आधा से ज़्यादा। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे कांच का टुकड़ा, अब कांच का टुकड़ा ले लिए, अब उसमें प्रकाश जब गुजारोगे ऐसे तो आधा ज़्यादा गुजर जाएगा, उस तरफ दिखाई देगा, उस तरफ दिखाई देगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, आपका पारदर्शक माध्यम, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वायु, वायु मतलब हवा, हवा में आपका प्रकाश अच्छे से गुजर जाएगा। हवा चल रहा है, उसमें टार्च जलाएंगे तो आपका सभी जहाँ तक जाएगा रोशनी वहाँ तक तो जाएगा ही, तो ये आपका हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा कांच, कांच में भी आप टार्च मारोगे तो उस तरफ प्रकाश पहुँचेगा, वो भी क्या होगा, आधा से ज़्यादा प्रवाहित हो जाएगा वो भी। और आपका स्वच्छ जल मतलब साफ जल में भी जो है उस तरफ भी प्रकाश प्रवाहित हो जाएगा। तो अधिकांश भाग से ज़्यादा गुजर सकता है, अधिकांश भी हो सकता है। तो यही आपका डिफिनीशन भी है। ठीक है, देखिए डिफिनीशन में क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पारदर्शक माध्यम में वायु हो जाएगा, कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, इसमें प्रकाश पार हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश भाग। अब देखिए दूसरा आपका क्या है, पारभाषक माध्यम। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब देखिए जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है उन्हें हम लोग पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब आंशिक भाग का मतलब होता है, जैसे मान लो घिसा हुआ कांच ले ले। घिसा हुआ कांच का मतलब होता है जैसे साफ कांच मतलब सिंपल कागज कांच रहेगा तो उसमें प्रकाश गुजरेगा आधा से ज़्यादा। जब घिस देंगे तो उसमें कांच जो है गुजर नहीं पाएगा। जैसे हमारे पास मान लो ये हमारे पास ये है, ठीक है, क्या ग्लास है, ठीक है। अब इसमें देखो प्रकाश जो है गुजार सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम घिस घास के लाएं तो इसमें क्या है, प्रकाश जो है इधर आपका अधिकांश भाग नहीं गुजरेगा, थोड़ा सा गुजरेगा आंशिक भाग। तो थोड़ा सा गुजरेगा वही आपका क्या कहलाएगा, आपका जो है पारभाषक माध्यम। जैसे मैंने बताया घिसा हुआ कांच ले सकते हैं, कागज ले सकते हैं, मतलब या गंदा जल भी ले सकते हैं, ठीक है, और पतला पर्दा भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, मैंने बताया घिसा हुआ कागज, गंदा जल, तेली का कागज भी ले सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज बोल सकते हैं, ठीक है। तो अधिकांश भाग गुजर नहीं पाएगा, आंशिक भाग गुजरेगा। अभी आप मान लो एक कागज ले लीजिए, जैसे हमारे पास एक कागज मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कागज है, अब इस पर हम टार्च मारेंगे तो इस तरफ जो दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, आंशिक भाग थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिखाई देगा, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका पारभाषक माध्यम, ठीक है बेटा। चलिए अब तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका अपारदर्शक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल कोई भी भाग नहीं गुजर पाता,
ठीक है। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे अपारदर्शक माध्यम। जैसे मैंने बताया क्या, लकड़ी की गुटका ले लो, लकड़ी की गुटका मतलब लकड़ी का गुटका जब रहेगा उसमें प्रकाश हम गुजारेंगे तो गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। देखो यहाँ पे ये लकड़ी के एक गुटका ले लिए, मतलब लकड़ी ही है, अब इसमें जो प्रकाश ऐसे गुजार रहे हैं, ठीक है। जब प्रकाश इसमें गुजारेंगे तो इस तरफ दिखाई दे रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो प्रकाश उस तरफ नहीं जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, अपारदर्शक माध्यम। जैसे मैंने लकड़ी ले लिया, लोहा ले लिया, पत्थर ले लिया। अब लकड़ी लोहा पत्थर में क्या होगा, प्रकाश गुजारेंगे उस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे पत्थर भी ले सकते हैं, ईटा भी ले सकते हैं, या एक घर ले लीजिए, घर तो रूम तो जानते ही होंगे आप लोग, रूम के अंदर लाइट जला दीजिए, क्या बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। खिड़की रहेगा तो भले जाएगा, खिड़की नहीं रहेगा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश जो है ईटा आड़े लेगा ना, दीवार तो आड़े लेगा। तो वही आपको पत्थर भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा कि मतलब ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो आप बताइए, आप ही बताइए ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसमें प्रकाश नहीं गुजर सकता। मैंने 3 बताया, क्या, लकड़ी, लोहा, पत्थर। आपको 3 और कमेंट करके बताना है अपने से, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, 3 और नाम, ठीक है। मैंने क्या बताया, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि, ठीक है। ध्यान दीजिए इन सभी को बात को। अब देखिए, प्रकाश अलग अलग माध्यमों से गुजरते समय अलग अलग व्यवहार करता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना। प्रकाश जो है अलग अलग माध्यमों से अलग अलग गुजरता है, अलग अलग व्यवहार भी करता है। जब आपका यहाँ पे आंशिक भाग गुजरेगा तो आपका क्या कहलाएगा, पारभाषक। जब अधिकांश भाग गुजरेगा तो आपका हो जाएगा पारदर्शक। जब कोई भी भाग नहीं गुजरेगा तो आपको हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो अगला देखते हैं। अगला हेडिंग है लाइट रे, जिसको बोलते हैं प्रकाश किरण, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, देखो यहाँ पे, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, देखो ये टार्च है, ये पारदर्शी माध्यम मतलब होता है अधिकांश भाग गुजर जाना। तो ये इसमें जब गुजर रहा है प्रकाश, यहाँ पे देखो जा रहा है, पर्दा पे पड़ रहा है ना, एक पारदर्शी माध्यम से गुजर रहा है, तो ये टार्च है। और टार्च क्या कर रहा है, पारदर्शी माध्यम से गुजर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा आपका जो है प्रकाश किरण। देखो मैंने क्या बताया, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश से पारदर्शी माध्यम में पड़ता है तो ये प्रकाश आधा ज़्यादा भाग इसका पार हो जाता है, यहाँ पे पर्दे पे पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रकाश किरण। तथा प्रकाश किरणों के समूह जो होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज कहलाएगा। जैसे मैंने बताया, जब इनकी जो रोशनी जा रही है समूह के साथ जा रही है, मतलब ठीक है, जैसे मतलब ये बहुत सारी समूह के साथ जाएंगी, मतलब तो अलग अलग, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो है पर्दे जब पड़ रहा है समूह के साथ, तो आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। कभी भी कोई पूछ लिया बीम ऑफ लाइट क्या होता है तो बता दीजिएगा आप लोग, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण क्या होता है, लाइट रे, मैंने बता दिया। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उस पथ को ही हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। दोनों का आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे प्रकाश है, अभी जो जिस माध्यम से जा रहा है, मतलब गुजर रहा है एक सरल रेखा में, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण कहलाएगा। और प्रकाश पुंज भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा प्रकाश पुंज क्या है और प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश पुंज में मैंने बताया प्रकाश किरणों के समूह रहेगा, समूह मतलब 2-3 किरण, मतलब ऐसे समूह जाएगा ना। जब प्रकाश के किरणों के समूह, जब उसमें को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तो उस पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, क्या प्रकाश किरणें बहुत पतली होती हैं, इसीलिए हमें इन्हें सीधा रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब प्रकाश जो होता है बहुत पतली होती है और इसीलिए हमें ये सीधा रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है, बहुत पतली होती हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला हेडिंग है प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या मैंने बताया, पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए पहला आपका है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है जब प्रकाश किसी समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें, देखो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक किरणें जो है यहाँ जाकर के यहाँ पे मिल रही हैं, ये प्रकाश किरण यहाँ से जाकर के यहाँ पे मिल रही हैं,
ये भी प्रकाश किरण यहाँ से जाके ये यहाँ पे मिल रही है, ये भी प्रकाश यहाँ से जाकर के यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरणें जाके एक जगह पे मिल रही हैं वही क्या कहलाएगा, आपका अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे जाके क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, ऐसे जाके यहाँ पे मिल रही हैं, ऐसे गया और यहाँ पे मिल गया, तो यह आपका क्या कहलाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज, डिविजेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का मतलब बेटा, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से क्या कर रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। अब एक बिंदु को हम लोग यहाँ से प्रकाश किरण देखिए ऐसे ऐसे गुजर रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए यहाँ पे गुजर रहा है ना, एक ही बिंदु से जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, यहाँ पे देखोगे इस तरफ से ऐसे, तो ये आती हुई प्रतीत हो रहा है बाहर की तरफ ना, तो अंदर तो खड़े नहीं हो पाओगे, बाहर रहोगे तो आती हुई प्रतीत होगा। यही क्या कहलाएगा आपका जो है इन प्रकाश किरणों को, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोल देंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग समांतर पुंज कहते हैं, मतलब समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो समांतर यहाँ पे प्रकाश लिख दीजिएगा, प्रकाश, ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें, जैसे ये वाली किरणें हैं यहाँ पे जा रही हैं, ठीक है, और ये भी प्रकाश किरणें यहाँ पे जा रही हैं, ठीक है, और ये भी प्रकाश यहाँ पे जा रही हैं, तो प्रकाश की समस्त किरणें जा रही ना, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आप आई होप डायग्राम समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देना, ये प्रकाश किरणें सीधे रेखा में चलती हैं, इसीलिए प्रकाश पुंजों को सीधे रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। चलिए आई होप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, आपका अगला हेडिंग है क्या, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो आपका पहला हेडिंग मैंने क्या बताया, इसका हेडिंग का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको याद कर लेना है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती हैं, तो उन प्रकाश की तो उनका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं, तो प्रकाश किरणें टकराकर उसी माध्यम में अधिकांश भाग लौट जाती हैं, ठीक है। तो वही अधिकांश भाग लौट जाती हैं, उसी सतह को टकराकर उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होगी वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक और परिभाषा बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो और बना लो। जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश एक समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। और ये जो होगा पहले इसको लिख लो, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है। ये परावर्तित किरण, वर्तित किरण। तो मैंने क्या बताया, जब प्रकाश एक समान माध्यम चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको है डिफिनेशन, आपको फिगर के माध्यम से समझना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख रखा है। अब जो परिभाषा लिख रखा है इसको भी समझ लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होती है, ये आपका क्या है, चिकना पृष्ठ है, जिसको बोलते हैं चिकना पृष्ठ, और इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ, इसी को हम लोग परावर्तक पृष्ठ, इसी को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। और समतल पृष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो होगा, ये वाला जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन
बिंदु। और ये जो नीचे वाला सतह है कलई किया हुआ पृष्ठ है, हुआ पृष्ठ। तो मैंने क्या बताया, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरणें टकराकर उसी माध्यम में, तो प्रकाश किरणें अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मैंने क्या बताया, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती हैं, तो अपवर्तित हो मतलब आपतित होकर, तो आपतित होंगी भैया, तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जल की सतह देख लीजिए। अब यहाँ पे जल की सतह में देखिए प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो ये दिख रहा है बादल इसमें पड़ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये क्या सतह से टकराकर वापस लौट रहा है ना उसी घटना में। जैसे यहाँ पे देखिए दर्पण ले सकते हैं, जिसमें शीशा जैसे हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं, तो क्या है, टकरा के वापस लौट रहा है। अब देखिए चमकदार फर्श देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए प्रकाश पड़ रहा है ना, तो परावर्तित हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, तो परावर्तित हो रहा है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे ये दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। हम तुम्हें देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के ही कारण देख पा रहे हैं। जो हमारे आँख में रोशनी पड़ रही है तब उसके बाद तुम लोग दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जैसे आप अगर मान लो, थोड़ा समझिए, आपको मैं पढ़ाऊंगा इमेज जो प्रतिबिंब, तो आपको समझाऊंगा क्या चीज़ें होता है इसको डिटेल से, ठीक है। अभी ये रुके रहिए, ठीक है। चलिए इसको आई होम नोट कर लीजिएगा। देखिए कोण जो कोण आई है वो कोण आर के क्या हो गया, सदैव बराबर होगा, ठीक है बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा। कोण आई जो है कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये जो कोण आई का मान होगा ये कोण आर के बराबर होगा, किसमें, इसमें होगा, प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। अतः किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित प्रकाश का जो भाग वापस लौट जाता है वही उस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होती है तो सतह से टकराकर उसी माध्यम में अधिकांश भाग लौट जाती है, तो वही जो सतह से टकराएगा वापस लौटेगा वही आपका क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे हम मान लो हमारे पास अगर टार्च हो जाए, जैसे मान लो टार्च होता है, जैसे जो शीशा देखते हैं घर में, तो ऐसे शीशा टाइप में रहता है, तो उसको जब देखते हैं तो हमारा चेहरा जो है शीशे में दिखाई देता है ना, तो वो जो दिखाई दे रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो इसको फटाक से नोट कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा। हाँ थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपतित किरण यहाँ पे जो दिख रहा है ये अभिलंब है, अभिलंब यहाँ पे है, और परावर्तित किरण इसको ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है बट इसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि जानने के लिए, ठीक है, इंसिडेंस। चलिए आगे देखते हैं अगला हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं जो है निम्नलिखित हैं। मैंने बताया इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण है, तो ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, किरण, और ये क्या है, आपतन कोण है, कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण, ये क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, ये जो है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और यहाँ पे जो टकराएगा ये आपका आपतन बिंदु होगा, बिंदु, ठीक है। आप देखो समझिएगा, मैंने पहला बताया क्या, ये मतलब ये निम्नलिखित होती हैं इनकी परिभाषा। पहला क्या है, परावर्तक पृष्ठ, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वही परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। मतलब जैसे ये प्रकाश यहाँ ऐसे आया, ठीक है, ऐसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, समझिएगा, ऐसे प्रकाश आ रहा है, समझिएगा। अब यहाँ आया तो यहाँ टकरा रहा है, जब टकराएगा तभी तो वापस लौटेगा, जब टकरा कर वापस लौट रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, आपका परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वही आपका क्या कहलाएगा,
परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वही आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। परावर्तक परिभाषा का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हेडिंग क्या है आपका, आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंस रे। आपतित किरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। मतलब कहने का मतलब जो वह प्रकाश किरण, ये जो आपतित किरण है वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे, ये है आपका समतल पृष्ठ, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समतल पृष्ठ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके टकराती है वही आपको क्या कहलाएगा, परावर्तक आपतित किरण कहलाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आके टकराती है आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण हम लोग इसको ए बी कहलाती है। आपतित किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी, समझिएगा। आपतित किरण क्या है, ए बी है, ए बी यही आपका आपतित किरण है। ठीक है, तीसरा है परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए जो मतलब जो बोल सकते हैं वह प्रकाश किरण समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, वह परावर्तित किरण बीसी कहलाती है। मतलब कहने का मतलब जब एक प्रकाश यहाँ से आया टकरा कर भी वापस लौटेगा, अब टकरा कर जब वापस लौटेगा यही आपका क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण कहलाएगा। ठीक है, वह प्रकाश किरण या जो प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है वही आपका परावर्तित किरण बीसी कहलाती है। बीसी आपका क्या होगा, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए इसे भी लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट में क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु क्या होगा भैया, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, जैसे ये किरण आके टकरा रही है तो ये परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रही होगी ना, ये जो होगा परावर्तक पृष्ठ ही होगा। तो परावर्तक पृष्ठ पे जिस बिंदु पे ये टकराएगी वही आपको क्या कहलाएगी, आपतन बिंदु। यहाँ मैंने लिखा है यहाँ टकराया तो ये आपका आपतन बिंदु होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है परावर्तित किरण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है वही आपका आपतन बिंदु कहलाता है, जिसको बोलते हैं बी। ये आपका बी है, मतलब ये आपतित किरण जिस बिंदु पे आके टकराती है वही आपका आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है बेटा, चलो पांचवा देखते हैं, अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बीएन कहलाती है। आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत, ये लंबवत ऐसे है ना, आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बीएन कहलाती है। बीएन क्या है, अभिलंब है आपका। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में ये आ गया होगा। छठवां क्या है, छठवां है आपतन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपतित किरण ये है, आपतित किरण तथा अभिलंब ये है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। अब देखो इसमें ए बी एन, तो यहाँ पे देखिए ए बी एन बराबर क्या दिया है, आई, ये आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग जो है, अगला सातवां है परावर्तन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। अब देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच मतलब माध्य बना कोण आपका क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ये पहला वाला आई से प्रदर्शित करते हैं, इससे आर से। कहने का मतलब ये परावर्तित किरण, ये वाला जो होगा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए कोण हम लोग सी बी एन बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे सी बी एन बराबर 8 डिग्री, क्योंकि आर ये मान लो होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं जो है निम्नलिखित था, तो उसको मैंने समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें मैंने बता दिया आपका ए बी क्या है, आपतित किरण है, क्या बी सी क्या है, परावर्तित किरण है, बी क्या है, आपतन बिंदु है, ए बी एन क्या है, अभिलंब है, आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, नियम, समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन के लिए आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर होगा। ठीक है, चलो इसे आई होप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के समतल दर्पण से परावर्तन के जो नियम होते हैं निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। मतलब कहने का मतलब जो परावर्तन के नियम होते हैं निम्नलिखित 2 होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है नियम, यहाँ पे देखिए प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों डाला गया, अभिलंब तीनों एक ही तल पृष्ठ पे होता है या तल पे होता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रथम नियम। मतलब कहने का मतलब जो आपतित किरण होगा ये वाला किरण
ठीक है, ये वाला किरण जो होगा ये वाला, और ये जो किरण होगा, ये जो किरण होंगी मतलब आने वाली किरण को, और हम लोग किसको बोलेंगे, जाने वाली किरण की, ठीक है। और क्या होगा इसमें अभिलंब जो होगा, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, ऊपर वाले तल में। जैसे देखो ये ऐसे मोबाइल रख दें इस पर, अब इस पर देखो प्रकाश यहाँ पड़ा, यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये आपका अभिलंब होगा, तो एक ही तल में है ऊपर वाले तल में ना, तो वही आपका पहला नियम हो जाएगा। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। प्रथम नियम में देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया अभिलंब जो है एक ही तल पृष्ठ पे होता है, तल में होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रथम नियम, ठीक है। और ये आपका फिगर आई होप अच्छे समझ में गए होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम, जिसको हम सेकंड लॉ बोलते हैं, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर बराबर होता है, ठीक है। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण जो आई होगा, ये वाला आपतन कोण आई जो होगा, परावर्तन कोण आर सदैव आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये आपका नियम है, आपतन कोण आई और तथा परावर्तन कोण आर क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दूसरा आपका नियम है, ठीक है। चलिए आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा दूसरा, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखते हैं, परावर्तन, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बना देते हैं, हाँ चलो देखिए हेडिंग का नाम क्या है आपका, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित दो कर सकते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है, नियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पालीदार सतह पर होती है, ये आपका क्या है, कौन सा सतह है, चिकने व पालीदार सतह है, ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर, जब प्रकाश का परावर्तन जो है किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होती है, या चिकनी पालीदार सतह पर, सतह बोल सकते हैं या पृष्ठ बोल सकते हैं, पालिश चिकना पृष्ठ भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, ठीक है, सतह से भी हो सकता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक ऐसे परावर्तन, जैसे यहाँ प्रकाश पड़ रहा था, परावर्तन के पश्चात जो होगा एक दूसरे क्या होते हैं, ऐसे आए के बाद टकरा के चला जाएगा, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। अलग अलग आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये प्रकाश पड़ा तो यहाँ चला गया, ये प्रकाश पड़ा यहाँ चला गया, ये प्रकाश पड़ा यहाँ चला गया, ठीक है। तो अलग अलग प्रकाश जो है पड़ेगा तो अलग अलग जगह पे जाएगा, मतलब एक दूसरे के समांतर ही रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं रहेगा, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखो ये परावर्तित किरण समांतर होती हैं, प्रकाश एक दिशा में लौट जाती है, मतलब परावर्तित किरण, ये जो किरण होंगी ये वाला समांतर होंगी, बट ये प्रकाश से एक दिशा में जाएंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है, इसका विशेषताएं में लिख लीजिएगा। आप देखिए दूसरा नियम क्या है, अनियमित या विसरित परावर्तन इसको बोलते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ, मतलब समझ रहे हैं, जिसको उछाल रहे, खेती जैसे होता है उसमें ऐसा टाइप में रहे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो, जब प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ जो है खुरदरे पृष्ठ से हो, या ऐसे बोल सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये प्रकाश यहाँ आया, ठीक है, अब ये देखो ऊपर जा रहा है, मतलब ये यहाँ आया, ये इधर जा रहा है, ये यहाँ आया, अभी इधर मान लो अलग जगह चला जाए, ठीक है। अब देखो ये प्रकाश जो पड़ रही है हमें अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, जैसे मान लो इधर चला जाए तो ये अलग अलग दिशा में जा रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका जो है अनियमित या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या करती हैं, फैल जाती हैं। इनकी विशेषताएं में देखिए क्या है, विशेषताएं में परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। विशेषता में दूसरा पॉइंट मैंने बताया, प्रकाश अनेक दिशाओं में लौट जाती हैं, ठीक है। देखिए निष्कर्ष का मतलब होता है निकले पृष्ठ से नियमित परावर्तन तथा खुरदरे पृष्ठ से अनियमित या विसरित परावर्तन होते हैं। जो निकल जाती हैं पृष्ठ उसको नियमित बोलते हैं और खुरदरे पृष्ठ से अनियमित बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट प्रकाश की उत्क्रमणिता, ठीक है। अब प्रकाश की
उत्क्रमणिता क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणिता। देखो, जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरफ व्यवहार करने लगती है। इस गुण को हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। मतलब जब ये आपतित किरण को हम लोग क्या कर दें, परावर्तित किरण मान लें, तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरफ व्यवहार करने लगती है। इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। कहने का मतलब बेटा, जब परावर्तित किरण है, ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है, ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम परावर्तित बोलते हैं, इसको आपतित बोलते हैं, ये वाले को। ठीक है, तो जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, ठीक है, इस तरफ समझ लीजिए, जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, इसमें ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये आपका परावर्तित है। तो जब आपतित किरण को या परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरफ व्यवहार करने लगती है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब आपतित किरण या जब परावर्तित किरण को, ये परावर्तित किरण है, इसमें भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए थोड़ा सा, एक मिनट, देखो ये जो किरण है, ये वाला, ये आपका आपतित किरण है। जब आपतित किरण को दोनों तरीके से बता सकते हो, जब आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लीजिए, ये आपका आपतित किरण दोनों में है। जब यहाँ पे कह रहा है आपतित किरण को, या आई को हम आर मान लें, उल्टा मानना है, समझिएगा। जब आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लीजिए, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लीजिए, तो क्या करता है भैया, व्यवहार करने लगता है। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब थोड़ा बेसिक तरीका ये है, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण को ही हम लोग क्या मान ले, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले, तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरफ व्यवहार करने लगता है। इस गुण को ही हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। इस तरफ का फिगर थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास फिगर है ए ओ और यहाँ पे बी ओ, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब कहेंगे सर क्यों बराबर है? यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेते हैं तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगता है। इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, अतः प्रकाश पथ आपसी परिवर्तन करने पर भी समान रहते हैं। मतलब प्रकाश का जो परिवर्तन होता है, ये आपस में परिवर्तन कर लेते हैं, तब भी इनके जो परिवर्तन करने पर भी इनके मान समान रहते हैं। जैसे हम इसको चेंज कर देंगे, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ना, तब भी इसके मान जो है समान रहेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में मतलब प्रकाश के परावर्तन में यदि हम परावर्तित किरण और आपतित किरण के अदला बदली कर देते हैं तो प्रकाश पथ नहीं बदलता। यह प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। मतलब जब इसके जो किरण होंगे बदलेगा नहीं, कितना भी आप चेंज कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डिग्री है तो ये भी यहाँ पे कुछ डिग्री होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। मतलब जैसे इसके मान बदल जाएंगे। ये आपतित किरण, देखो ये आपका परावर्तित किरण था, परावर्तित किरण को मैंने आपतित किरण मान लिया, तभी तो यहाँ बी ओ हुआ था, पहले बी ओ ये था ना। तो आपतित, जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण तरह व्यवहार करने लगती है। इस गुण को हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब आप लोग जानते हैं, खूब हम लोग चेहरा देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे देखते हैं। तो जब चेहरा वगैरह देखते हैं तो क्या करते हैं, इमेज का यूज़ करते हैं। तो ये जो इमेज देख रहे हैं हम लोग, चेहरा देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। दर्पण में बना आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये दर्पण जो है, शीशा जो है, इसी में बना आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्टिकल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है बेटा, जब प्रकाश किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले, जब प्रकाश किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इन दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मानते हैं। मतलब कहने का मतलब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर यहाँ पे जाके मिल रही ना,
तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, उस बिंदु वस्तु को आप वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जैसे ये कोई बिंदु वस्तु है, ये मान लो कोई वस्तु है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वस्तु जो चल करके परावर्तित यहाँ पे चलेगा, ये क्या है आपका समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण पे प्रकाश पड़ा, ठीक है। पड़ने के बाद ये जो है दूसरे बिंदु मतलब दूसरे इसका प्रतिबिंब जो बना परछाई, वो क्या बन गया, यहाँ पे बना, तो ये ए डैश बी डैश बन गया, पर्दा प्राप्त हुआ। अब यही जो प्राप्त हुआ है यही आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और दूसरा नंबर जो एक किरण होगा, ये जो किरण वास्तव में मिलती हैं वही आपका क्या कहलाएगा, इसी पे ये दोनों मिलेगा, इसमें जान लीजिए। और दूसरा इसमें सबसे सिंपल से तरीका ये होता है, ये जो मिलेगा किरण मतलब ये जो है इसमें बन रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कहने का मतलब बेटा जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव मिल जाए, जैसे ये परावर्तन होगा, ये दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, वही दूसरे बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने क्या बताया, नोट थोड़ा समझिएगा। इस प्रकार प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब एग्जाम्पल इसको समझिएगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तभी तो यहाँ प्राप्त किया गया है पर्दा पर, ठीक है। और दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब वर्टिकल इमेज जो है, जब प्रकाश किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, जैसे परावर्तन होगा, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आती हुई ऐसा लग रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ टकराने के बाद ऐसा लग रहा है, आती हुई प्रतीत हो रहा है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका चित्र मैंने बता दिया, ये वस्तु जो है इस पे बनेगा। और यहाँ इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। देखो यहाँ पे जितना है वही सीधा यहाँ पे गया है, ठीक है, दोनों उतना ही सीधा सीधा, जितना ये है इतना ये भी है, ठीक है। और जितना स्ट्रेस ये दिख रहा है इतना इधर भी होगा, ठीक है। किरणें वास्तव में नहीं मिलती, आगे बढ़ने पर भी मिलती हुई प्रतीत होती है। ये मिलेगी नहीं, कितना भी आगे बढ़े तो वो भी मिलती हुई प्रतीत होगा, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष में वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता, बल्कि यह सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे, बट उसका जो है सीधा बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और वास्तविक में जो है इसका प्रतिबिंब जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता पर्दे पर, ठीक है, बट इसका उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये तो ठीक है, चैप्टर का नाम था दर्पण, उसमें मैंने बताया। अब अगला हेडिंग है दर्पण। दर्पण क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम या बोल सकते हैं जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, जैसे ये देखो चिकना पारदर्शी माध्यम है, एक पृष्ठ पे जो नीचे वाला पृष्ठ है इसको हमें कलाई कर दिया जाए, ठीक, कलाई करके हमें ऐसे कलाई कर दिए, पेंट कर दें, ठीक है, एक पृष्ठ पेंट कर दें। ये पारदर्शी माध्यम था, एक पृष्ठ को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो इसको हम क्या बना देंगे, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो ये जब परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाएगा पेंट करके, तो वही आपका क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका पारदर्शी माध्यम था, कांच था, कांच पे मैंने कलाई कर दिया। अब जैसे ही कलाई किया मैंने, वैसे ही आपका क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बन गया, तो वही आपका क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को जो है परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। वैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा है गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। इनका जो ये परावर्तक पृष्ठ है ये क्या होगा, समतल होगा, तो ये क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। यहाँ पे देखिए ये आपका पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पे जो ये कलाई किया गया ये समतल है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण आप देख सकते हैं, जो हम लोग शीशा वगैरह देखते हैं ये क्या है, समतल दर्पण ही है, ठीक है। अब देखो दूसरा है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल या वक्र होता है, गोली दर्पण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है, या हम बोल सकते हैं गोल होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको और विस्तार से समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये दो प्रकार होते हैं, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और तो उत्तर पहला है
ये दूसरा है, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं समतल दर्पण को। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण जो है निम्नलिखित है। पहला है आपका क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव सीधा और आभासी बनेगा। जैसे यहाँ पे वस्तु है, वस्तु मतलब कोई लड़की यहाँ पे खड़ी है और इसका इमेज जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, मतलब जितना यहाँ सामने है उतना ये भी होगा। और जितना आप दूरी पर रहोगे, जितना शीशे के सामने जितना आप दूरी रहोगे, जैसे मान लो मेरे पास ये शीशा मोबाइल है, बट शीशा अगर होता, जितना ही दूरी रहेंगे उतना दूरी आप इसको इसमें दिखाई देगा, जितना बड़े रहेंगे उतना ही दिखाई देगा, एक नई स्टार दिखाई देगा। और जितना दूरी रहेंगे उतना दूरी पे बनेगा ही प्रतिबिंब। इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, हाइट भी सेम होगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है पॉइंट 1 में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा पॉइंट में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार को होता है बराबर होता है। जो वस्तु होगा वही आपका प्रतिबिंब उसके बराबर ही होगा। ये पॉइंट दूसरा में है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, जो भी वस्तु होगा। तीसरा पॉइंट में है संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h/2। मतलब जैसे अगर हम किसी भी, जैसे अपना हम पूरी बॉडी जो है देखना चाहते हैं शीशे में, तो हमारी जितनी हाइट होगी, ठीक है, जितनी हमारी हाइट है उसके हिसाब से आधा कर देना। मान लो हमारी हाइट मान लो 6 फीट है, ठीक है, या 5 फीट है, उसके बटे 2 से भाग कर दो, तो इसके इसमें डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3। तो इसका 3 फीट होना चाहिए, 3 फीट जो है होना चाहिए, ठीक है, 3 फीट होना चाहिए। क्या आपकी ऊंचाई होनी चाहिए समतल दर्पण देखने के लिए, ठीक है, मतलब संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब आपका पूरा जो है प्रतिबिंब, मतलब आपके पूरी शरीर को देखने के लिए आपके आधा शीशा होना चाहिए। मतलब पूरा नहीं है फिर भी आपके आधी शीशा होना चाहिए, तब आप जाके अच्छे से देख पाओगे। कहने का मतलब जो भी शीशा होगा आपकी हाइट के आधा रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी जो है अच्छे से दिखाई दे देगी उस पर। ये पॉइंट दूसरा है। कहने का मतलब संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई h/2 होना चाहिए। मतलब जो भी आपकी हाइट है उसके हाफ, मतलब उसके बटे 2 कर देना है, मतलब उसके आधा होना चाहिए, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही दूर पीछे बनता है जितना दूर वस्तु दर्पण के आगे होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, जितना हम दूर हैं इससे, मतलब शीशे से जितना दूर हैं उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा, परछाई उसका इमेज बनेगा, ठीक है। जितना दूर हम रहेंगे शीशे से उतना दूर ही आपका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, परछाई, ठीक है। समझिएगा गौर से, तभी तो उसमें दिखाई देता है, ठीक है। चौथे पॉइंट में, 5वें पॉइंट में है वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलने वाली रेखा समतल दर्पण के लंबवत होती है, ठीक है। तो क्या होता है भैया, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलने वाली रेखा जो है वस्तु और प्रतिबिंब को, जैसे मान लो ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है, इस पे जो मिलने वाली रेखा होगा क्या होगा, वस्तु के लंबवत होगा, ठीक है। दर्पण की क्या हो गया, लंबवत होगा। ये यहाँ पे देखो तभी तो लंबवत है, यहाँ पे ये दर्पण जो है इस पे लंबवत है ना, तो ये जो है इसके लंबवत ही है। प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में जो होगा लंबवत होगा। ये मैंने पॉइंट 5 में बता दिया। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए, h/2। इसको याद कर लीजिए, नोट पॉइंट थोड़ा सा है। फिगर मैंने क्या बताया, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही आगे पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे डिस्टेंस, मान लो ये वस्तु है, वस्तु से दूरी कितना, जितना ये d डिस्टेंस है तो ये भी d डिस्टेंस होगा उसका, ठीक है। और 5वें पॉइंट में मैंने क्या बताया था, जब वस्तु और प्रतिबिंब के मिलने वाली रेखा समतल दर्पण के लंबवत होती है। तो देखो भैया, जब ये वस्तु होगा और ये आपका प्रतिबिंब होगा, इस पे जो मिलने वाली रेखा होगा क्या होगा, लंबवत होगा। ये आपका इसके बीच में क्या होगा, लंबवत ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ए बी तथा ए डैश बी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। ए बी जो है ए डैश बी डैश के बराबर होंगे, ठीक है, दोनों इमेज थे एकदम बराबर होंगे। थोड़ा नोट पॉइंट मैंने बताया, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कोई पूछेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो बता दीजिएगा अनंत होती है। और इसका उपयोग हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। भाई चेहरा तो हम लोग देखते ही हैं, आप लोग देखते हो नहीं देखते हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो डेली देखते हैं, आप देखते हो नहीं देखते हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चेहरा तो बिना देखे तो दिन ही नहीं बार होता, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं। चलो अगला देखते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार होते हैं। अब उसके बाद गोली दर्पण जो मैंने पढ़ा था उसमें भी प्रकार हैं। तो पहला है अवतल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वे मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। अवतल दर्पण का मतलब ये जोन बा अंदर को क्या भैया, इसे मुड़ा हुआ, मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है, यह कहलाएगा अवतल दर्पण। कहने का मतलब ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा या मुड़ा या
धसा होता है, क्या कहलाएगा? आपको देखो यहाँ पे दबा हुआ है तो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, प्रधान फोकस होता है और यहाँ वक्ता केंद्र सी होता है, पी ध्रुव होता है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा मुड़ा होता है। जैसे देखो ये बाहर की ओर मुड़ा है ना, ऐसे करके, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे मुड़ा है ना, तो मुड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। अब वैसे तो परिभाषा हम लोग ऐसे बना सकते हैं, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा या दबा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर को उभरा या उठा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बट एक ही बात हुआ, जब बाहर उभरा है अंदर की ओर मुड़ा है ना, ऐसे मुड़ रहा है अंदर को, ऐसे जाकर ऐसे मुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, कुछ इसमें पॉइंट मैंने लिख दिया है। प्रकाश किरणें दर्पण के सतह से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं। मतलब इसमें जो है प्रकाश किरणें जब पड़ेंगी तो एक बिंदु पे क्या करेंगी? मिलेंगी। ठीक है, जो भी प्रकाश किरणें होंगी एक बिंदु पे क्या करेंगी? आके मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये जो है प्रकाश एक बिंदु पर क्या करेंगे? मिलेंगे। दूसरा पॉइंट में मैंने बताया, फोकस दर्पण के सामने होता है। मतलब ये जो भी दर्पण होगा इसके सामने फोकस होगा हमेशा। जब भी वो देखोगे इसमें अवतल दर्पण में, इसका फोकस क्या होगा? दर्पण के सामने होगा। तीसरा पॉइंट मैंने इसका उपयोग सेविंग मिरर, टार्च, सोलर, कुकर आदि में होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है उत्तल दर्पण का हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश किरणें दर्पण के सतह के परावर्तित होकर पीछे की ओर फैल जाती हैं। जैसे इसमें परावर्तित होकर ऐसे ऐसे परावर्तित, मतलब यहाँ पे आएगी तो परावर्तित होकर फैलेगी, इसमें किरणें जो होती फैलती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कलई जो किया गया है, कलई उल्टा कर दिया गया है, इस तरफ से ऐसे कलई किया रहेगा इसमें। ठीक है, इसको ध्यान देना, ऐसे इसमें प्रकाश किरण पड़ के टकरा के वापस लौट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका उल्टा इस तरफ से करेगा, मतलब इसको हम ऐसे थोड़ा फिगर बनाएंगे, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये आपका परावर्तित किरणें होगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इधर टकरा के आएगा। ठीक है, इस थोड़ा उसको फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर आप लोग अपने से बना लीजिएगा। नहीं तो अभी हम दूसरे चैप्टर में आपको स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर यही है, गोली दर्पण ही है, तो उसको हम अच्छे से बता देंगे आपको। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया, फोकस दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल में फोकस जो है दर्पण के पीछे बनता है, अवतल में दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग वाहन के साइड मिरर, रियर व्यू मिस्टर आदि, मतलब मीटर में भी लगाते हैं। जैसे मान लो ट्रक है, ट्रक के बगल में जो शीशा लगा रहता है, उसमें जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि हमें पीछे की वस्तुएं दूर तक दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो है वाहन के साइड में लगाया जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, पार्ट्स कुतकमर, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो, दर्पण में पार्ट्स बदलने की घटना को पार्ट्स कुतकमर कहते हैं। मतलब कह रहे हैं जो दर्पण होगा उसमें ही पार्ट्स बदलने, मतलब समतल दर्पण बोल सकते हैं या दर्पण बोल सकते हो। दर्पण में पार्ट्स बदलने की घटना को पार्ट्स कुतकमर कहते हैं। छोटा जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिख दिया। ठीक है, अब इसको उल्टा मैंने आर लिख दिया। ठीक है, उल्टा आर लिख दिया ऐसे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? वस्तु था, ये प्रतिबिंब था, उल्टा बन गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पार्ट्स कुतकमर। मतलब जिसमें उल्टा बनेगा वही आपका पार्श्व कुतुम्बण कहेगा। ठीक है, समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व कुतुम्बण कहते हैं। समतल दर्पण आप जानते हो, ये आपका जो भी दर्पण होगा समतल दर्पण में अगर मान लो पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व कुतुम्बण कहते हैं। जैसे मान लो वस्तु है, दायां हाथ बायां हाथ, इसमें उल्टा हो जाएगा, दायां हाथ बायां हाथ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, इसका इतना जानते रहिएगा। जैसे देखो, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण हमारा दायां भाग बाएं दिखाई देता है तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है। अर्थात दर्पण में हमारी बाईं और दाईं ओर आपस में बदल जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व कुतुम्बण कहते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं दर्पण में, ऐसे खड़ा हो जाए ऐसे, और इसमें देखो आर इस ऐसा सीधा लिखा है ना, आर ये वाला, इसमें उल्टा बनना है। जैसे मान लो अगर हमारे पास जो भी चीज़, जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे मान लो लिख देता हूँ पी, तो जब दर्पण के सामने देखेंगे तो पी ऐसे उल्टा दिखेगा, इतना उल्टा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? पार्श्व कुतुम्बण। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, समतल दर्पण में बाईं और दाईं ओर आपस में बदल जाती हैं, इस घटना को पार्श्व कुतुम्बण कहते हैं। मतलब समतल दर्पण में जो है बाईं ओर दाईं ओर हो जाती हैं, आपस में बदल जाती हैं, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व कुतुम्बण कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो ये दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो दोस्तों चैप्टर था बहुत अच्छे से आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ये चैप्टर जो है समाप्त करते हैं। चैप्टर आपका समाप्त हो गया, अब दूसरा चैप्टर लाएंगे। आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इसमें मुझे भी खुशी मिलती है। तो आपको वीडियो और बनाने का मन करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, आपको कैसा लगा और आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फाइनली अगली वीडियो में। जय